मान लीजिए कि बारिश का मौसम है, लेकिन कुछ दिनों में हम पाते हैं कि मौसम उज्जवल है और धूप भी है। क्या आप जानते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र के मौसम में क्यों अंतर होता है? कई फैक्टर्स में से विंड करंट्स एक बड़ा कारण है जो किसी विशेष क्षेत्र में मौसम के परिवर्तन का कारण बनता है। चलिए विंड करंट्स को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हम देख चुके हैं कि तापमान के बढ़ने से सरफेस पर वायु भी गर्म हो जाती है, जिसके कारण वायु कम डेंस हो जाती है और ऊपर उठ जाती है और ठंडी डेंस एयर सरफेस पर नीचे आ जाती है। इस तरह से विंड करंट्स बनते हैं। लेकिन यह पृथ्वी की सरफेस पर सिर्फ छोटे एरिया में सीमित नहीं है। वास्तव में पूरा ग्लोब विंड करंट से प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से विंड करंट्स हमारे ग्रह के सतह पर चलते हैं। इसके लिए चलिए पहले ग्लोब को देखते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है ना? और क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइन यहां बीच में क्यों बनाई गई है? जी हां, ये इक्वेटर है। ये हमें बताता है कि ये हिस्सा ग्रह का ऊपरी आधा हिस्सा है और ये नीचे का आधा, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। हम इक्वेटोरियल रीजन के बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन सबसे अधिक सनलाइट प्राप्त करता है। ये रीजन सबसे ज्यादा गर्म रहता है और रीजन्स जो पोल के पास हैं ठंडे रहते हैं। चलिए अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा। शायद गर्म वायु ऊपर उठ जाए और ठंडे रीजन्स की ओर बढ़ने लगे, तो शायद गर्म वायु पोल्स की ओर ट्रैवल करेगी और पोल से ठंडी हवा इक्वेटोरियल रीजन्स तक जाएगी। सरल है ना? शायद नहीं। ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। चलिए समझते हैं क्यों। हम जानते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये न सिर्फ सूर्य के चारों ओर घूम रही है बल्कि उसी समय एक एक्सिस के चारों ओर भी घूम रही है। इन्हीं कई फैक्टर्स के कारण इक्वेटर से गर्म वायु ऊपर उठती है और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ ट्रैवल करने लगती है, ये रास्ते में कहीं ठंडी हो जाती है और इक्वेटर पर वापस लौट जाती है। तो विंड्स सीधे इक्वेटर से पोल तक ब्लो होने के बजाय उनका प्रवाह हिस्सों में बढ़ जाता है। इसे समझने के लिए चलिए पहले यह समझते हैं कि ग्लोब इस कार्य के लिए कैसे बटा हुआ है। हमारी सुविधा के लिए हम पृथ्वी को 6 मेजर सेक्शंस में बांट देंगे, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक सेल इक्वेटर से 30 डिग्रीज नॉर्थ तक और वहां से 60 डिग्रीज नॉर्थ तक है और फिर 60 डिग्रीज नॉर्थ से 90 डिग्रीज नॉर्थ तक है। ये रीजन जो 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्रीज नॉर्थ तक है उसे पोलर सेल कहते हैं और ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी रेप्लिकेटेड है। तो इन 6 इमेजिनरी सेल्स का विंड करंट का एक पैटर्न है। अब चलिए जूम करते हैं और इस सेल में एयर के पैटर्न के बारे में सीखते हैं। हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि इक्वेटर से गर्म हवा ऊपर उठती है और पोल्स की ओर मूव करती है और 30 डिग्री पॉइंट पर ठंडी हवा नीचे मूव करती है। अब जैसे ही ये पृथ्वी की सतह के ऊपर प्रवाह करती है, ये गर्म हो जाती है और गर्म होने पर 0 डिग्रीज पर ऊपर उठ जाती है। एडजेसेंट सेल में जो कि 30 डिग्री पॉइंट से 60 डिग्री पॉइंट तक है, वहां हवा 30 डिग्री पॉइंट पर नीचे जाती है। ये ठंडी सूखी हवा है जो पृथ्वी की सतह से गुजरती है और जैसे ही ये हवा सतह से गुजरती है, ये गर्म हो जाती है। इसके कारण हवा ऊपर जाती है, लेकिन 60 डिग्री पॉइंट पर, और इसलिए अगले सेल में भी हवा 60 डिग्री पॉइंट पर ऊपर उठ रही है और जैसे जैसे ये गुजरती है, ये ठंडी होती जाती है और अंत में 90 डिग्री पॉइंट पर नीचे मूव करती है, जो कि पोल है। और ये पैटर्न सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखा जा सकता है। जहां ये सेल एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे रीजन में इसी वजह से बहुत अधिक प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग विंड करंट्स उत्पन्न होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग विंड करंट्स पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पर वेदर और क्लाइमेट के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। क्या कोई और तथ्य भी पृथ्वी की वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करता है? जी हां, दूसरा फैक्टर है पृथ्वी पर जमीन और पानी का अलग तापमान पर हीट होना। इस फैक्टर को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे।